वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 11 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए चल रही है। तो 10 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे अभी तक। यह टेस्ट नंबर 11 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इंपॉर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में होता है, जैसे कि पौधों या जंतुओं को किसी को क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, किसी को इंडेंजर्ड घोषित कर दिया, किसी को वुल्नरेबल कर दिया, किसी को एक्सटिंक्ट कर दिया। तो गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों के संदर्भ में आईयूसीएन यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के जो मानदंड हैं उसके संदर्भ में ये कथन है, और कौन सा इसमें सही होगा। मतलब किस पौधे या जंतु की प्रजाति को हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड या गंभीर रूप से संकटग्रस्त मानेंगे। पिछले 10 वर्षों में संबंधित प्रजाति की जो संख्या है कम से कम उसमें 90% की गिरावट आई हो पिछले 10 वर्षों में। उस प्रजाति के जो परिपक्व जीव हैं उनकी संख्या 50 से कम हो गई हो, और मात्रात्मक विश्लेषण से 10 वर्षों में जंगलों में संबंधित प्रजाति की 50% संख्या के विलुप्त होने की संभावना हो। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों मानदंड हैं जो किसी जीव या पौधे को क्रिटिकली इंडेंजर्ड या आईयूसीएन की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में डाल सकते हैं। तो तीनों के तीनों, और कोड क्या थे, कितने सही हैं, इनमें से कितने सही हैं, तो इनमें से तीनों सही हैं। ये तो सी है इसका आंसर। देखिए, गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजातियों के संदर्भ में जो कि आईयूसीएन का मानदंड है, इनमें से इन तीन में से कोई एक भी अगर होगा तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनमें से कोई भी मानदंड पूरा होने पर कोई प्रजाति गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल हो सकती है। संख्या में पिछले 10 वर्षों में 90% से अधिक संख्या में जो है कमी आई हो, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। दूसरा भी करेक्ट है, संबंधित प्रजाति के परिपक्व जीवों की, उसमें जो भी परिपक्व जीव हैं उनकी संख्या 50 से कम हो गई हो, और मात्रात्मक विश्लेषण से 10 वर्षों में जंगलों में संबंधित प्रजाति की 50% संख्या के विलुप्त होने की संभावना हो। तो ऐसी पौधों या जानवरों दोनों की प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाएंगी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पहला क्या है, पहले में है अकशेरुकी और विशेषताएं इनकी। एनालिड्स, आर्थ्रोपोडस, कीट यानी इंसेक्ट। उपरोक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं। इसके सामने लिखा है कि इनमें संधि युक्त पाद यानी पैर या लिम्ब होते हैं, और इनमें कोई पैर या लिम्ब नहीं होता। शरीर 3 भागों में विभाजित होने के साथ पैर जो है वो 6 होते हैं। एनालिड्स यानी एनालिडा। अगर 11th-12th में आपकी जोलॉजी मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट रहा होगा तो ये सब पढ़ा होगा आपने। तो एनालिड्स जो है ये यूपीएससी पूछ लेती है प्रश्न। एनालिड्स यानी केंचुआ एनालिड्स है, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। जोंक भी एनालिड्स है, तो उसमें तो पैर ही नहीं होते, तो संधि युक्त पैर इसके सामने लिखा है गलत। ठीक है, वो तो त्वचा से ही रेंगते हैं अपने। आर्थ्रोपोडस, आर्थ्रोपोडस में कोई पैर नहीं होता। देखिए ये गलत है। ये देखा जाए तो इसको इंटरचेंज करेंगे ना तो तब ये करेक्ट हो जाएगा। कीट यानी इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या हो गए, कीट। कीट जैसे कि तितैया जो येलो वाली होती है वो कीट है। घर में जो हाउस फ्लाई यानी जो मक्खी उड़ती है वो भी कीट है। मच्छर भी कीट है। अगर आपके सर में जूं है तो वो भी कीट है। तो ये सारे कीट हैं। और कीट का जो विशेष लक्षण होता है वो होता है 3 जोड़ी पैर होते हैं उनमें, यानी 6 टांगे होती हैं उनके, 6 पैर होते हैं, पैर। ठीक है, और शरीर जो होता है वो 3 भागों में विभाजित होता है। तो कितने यहाँ पर सुमेलित हैं, केवल एक ही यहाँ पर तीसरा वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, केवल एक। देखिए एनालिड्स का शरीर जो है वो खंडों में विभाजित होता है। इनमें बहुत अच्छी तरह से विकसित आंतरिक अंग होते हैं। यह विश्व में लगभग हर जगह मिलते हैं। इनमें कोई पाद या पैर या लिम्ब नहीं होते। तो पहला वाला स्टेटमेंट जो हो गया वो गलत हो गया। एनालिड्स यानी केंचुआ, जोक और राउंड वॉर्म। आर्थ्रोपोडस में संधि युक्त पाद होते हैं यानी पैर होते हैं। तो पहला दूसरा इंटरचेंज करके करेक्ट हो जाता। ठीक है, जो इनके गमन में सहायक होते हैं, तो दूसरा वाला भी इनकरेक्ट है। और इनका जो बाहरी कंकाल होता है वो कठोर होता है। आर्थ्रोपोडस में आते हैं क्रस्टेशियंस और कीट। अब क्रस्टेशियंस और कीट को देख लीजिए। तो क्रस्टेशियंस अधिकतर जो है समुद्र या अन्य जल में रहते हैं।
क्रस्टेशियंस में एक कठोर बाहरी आवरण होता है जो उनके शरीर की रक्षा करता है। आमतौर पर सबसे ज्ञात क्रस्टेशियंस कौन सा है? केकड़ा है और झींगा मछली। बात करेंगे इंसेक्ट की, तो इंसेक्ट यानी कीट, कीटों में एक बाह्य कंकाल होता है जो उनके पूरे शरीर को ढकता है। कीट के शरीर के 3 भाग, 6 पैर और एक एंटीना होता है। ठीक है, 6 पैर और एंटीना होता है। तो तीसरा वाला जो है सही सुमेलित हो गया केवल। कीट यानी मधुमक्खी एक कीट है, ततैया येलो वाली एक कीट है, मच्छर कीट है, पतंगा कीट है, तितली भी एक कीट है, ड्रैगन फ्लाई एक कीट है, भृंग एक कीट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कितने सही होंगे बताना है। शैवाल विषम पोषी पादप हैं। जो कवक हैं वो क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषक होते हैं। लाइकेन जो है शैवाल और कवक के बीच एक अद्वितीय सहजीवी संबंध है। बहुत प्रश्न बने एग्जाम में लाइकेन पर। पिछले 10 वर्षों में यूपीएससी ने 2 बार प्रश्न किया है लाइकेन पर। देखिए, ये जो पहला वाला है वो दूसरे के लिए है, दूसरा वाला पहले के लिए है। जो शैवाल है वो क्लोरोफिल युक्त प्रकाश संश्लेषक होते हैं। शैवाल यानी एलगी और कवक यानी फंगी। कवक जो होते हैं वो विषमपोषी पादप हैं। तो पहला दूसरा दोनों इनकरेक्ट हो गए। तीसरा सही है, जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक के बीच अद्वितीय सहजीवी संबंध है। तो केवल कितने सही हो गए? केवल एक ही सही है यहाँ पर। देखिए, शैवाल को मुख्य रूप से जलीय प्रकाश संश्लेषक या नाभिक असर वाले जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनमें पौधों की वास्तविक जड़ों, तनों, पत्तियों एवं विशेष बहुकोशिकीय प्रजनन संरचनाओं की कमी होती है। उनके प्रकाश संश्लेषक वर्णक पौधों की तुलना में अधिक विविधतापूर्ण होते हैं और उनकी जो कोशिकाएं हैं पौधों और जानवरों के मध्य पाई जाने वाली विशेषताओं से भिन्न होती हैं। शैवाल जो होते हैं वो स्वपोषी पादप हैं, यानी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो पहला वाला हो गया गलत, क्योंकि पहली लाइन दूसरे के लिए लिखी थी, दूसरी लाइन पहले के लिए लिखी थी। कवक की बात करें यानी फंगी, क्लोरोफिल की पूर्ण अनुपस्थिति वाले पादप को कवक कहते हैं। ठीक है, ये या तो मरे हुए या सड़े हुए कार्बनिक पदार्थों पर सेप्रोफाइट्स के रूप में वृद्धि करते हैं या अन्य जीवित निकायों पर परजीवी के रूप में रहते हैं। ठीक है, यानी भोजन खुद नहीं बनाते, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। फफूंद और मशरूम सेप्रोफाइटिक कवक के उदाहरण हैं। फफूंद यानी फंगस। देखिए, भारत में कवक की अधिकतम विविधता आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट में, उसके बाद पूर्वी हिमालय में, फिर पश्चिमी हिमालय में। लाइकेन की बात करें तो जो लाइकेन है वो शैवाल और कवक का संयोजन है। यह दोनों परस्पर लाभ प्राप्त करते हुए सह संबंध से रहते हैं। तो तीसरा वाला सही हो गया। ये भूरे हरे पौधों का समूह है लाइकेन। चट्टानों, पेड़ों के तनों और मृत लकड़ी पर उगते हैं। देखिए, शैवाल द्वारा खाद्य पदार्थ का निर्माण किया जाता है जो कवक के लिए उपलब्ध हो जाता है, और यह जल को अवशोषित कर शैवाल कोशिकाओं को नम रखता है। यह सहजीवन का एक उदाहरण है। शैवाल आर्द्र भूमियों में तो आम है मिलना, नदियों और झीलों में दुर्लभ है, नदियों और झरनों में मिलना दुर्लभ है, और भूमिगत जल में नहीं पाए जाते शैवाल। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। कश्मीरी स्टैग या हंगुल या बारहसिंघा ये है, इसके संबंध में विचार करेंगे। 3 कथन है यहाँ पर, कितने सही है इसमें, मतलब कौन कौन से सही है इसमें। देखिए, कश्मीरी स्टैग या हंगुल या बारहसिंगा यूरोपीय लाल हिरण की एक उपप्रजाति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा इसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त रूप में वर्गीकृत किया गया है, और श्रीनगर के पास डचीगम राष्ट्रीय उद्यान को कश्मीरी स्टैग का अंतिम अविवादित आवास माना जाता है। गंभीर रूप से संकटग्रस्त है ये, यानी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इसको संरक्षण नहीं दिया गया इसकी प्रजाति को, तो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाएगी ये। फिलहाल ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी है इसका आंसर, 1 2 3। देखिए, कश्मीरी स्टैग, कश्मीरी बारहसिंगा को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है। भारत में ये जो है यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उपप्रजाति है। हंगुल कश्मीर का राजकीय पशु भी है। तो पहला वाला सही हो गया। पहली बार 1844 में अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा चिन्हित किया गया कि यह जो प्रजाति है मध्य एशिया के बुखारा से कश्मीर तक की यात्रा इसने की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN ने इसे अपनी लाल सूची में क्रिटिकली एंडेंजर्ड रखा है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो पहला भी सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया।
और तीसरा वाला भी करेक्ट है, क्योंकि श्रीनगर के पास डचीगम राष्ट्रीय उद्यान या डचीगम नेशनल पार्क को हंगुल का आखिरी अविवादित आवास माना जाता है, तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। डुगोंग या समुद्री गाय इसको भी बोलते हैं, या सी काऊ के संबंध में 3 स्टेटमेंट है, कितने इसमें सही होंगे? तो ये दिख रहा होगा फोटो में आपको, यह है डुगोंग। तो पहला स्टेटमेंट है, यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र मौजूदा प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में रहती है। इन्हें मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखा जा सकता है भारत में, और इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपरोक्त में से कितने सही हैं? यह है डुगोंग या सी काऊ या समुद्री गाय भी इसको बोलते हैं। देखिए, डुगोंग या सी काऊ शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र प्रजाति है जो विशेष रूप से समुद्र में रहती है। ठीक है, भारत में अगर आपको देखना है तो ये मिलेगी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लेकिन ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त नहीं है। ये संकटग्रस्त भी नहीं है, ये केवल वुल्नरेबल है, मतलब संवेदनशील है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कितने सही हैं? तो केवल 2 सही हैं, तो बी है इसका आंसर। तो डुगोंग, जिसे सिकाऊ भी कहा जाता है, सिरेनिया श्रेणी की 4 जीवित प्रजातियों में से एक है। यह शाकाहारी स्तनपायी की एकमात्र ऐसी मौजूदा प्रजाति है जो भारत में विशेष रूप से समुद्र में पाई जाती है। पहला करेक्ट हो गया। डुगोंग समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर इनकी आबादी में कमी आती है तो इसका मतलब यह है कि खाद्य श्रृंखला खराब हो गई। ठीक है, वितरण और पर्यावास की बात करें तो ये 30 से अधिक देशों में पाई जाती हैं, और भारत में आपको मिलेंगी मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो दूसरा वाला सही हो गया, और तीसरा वाला जो है वो गलत है, क्योंकि संरक्षण की स्थिति की बात करेंगे तो IUCN की रेड लिस्ट में ना तो संकटग्रस्त है ये, ना गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। यह है संवेदनशील यानी वुल्नरेबल केवल। और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, और साइट्स के परिशिष्ट 1 में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पौधों पर विचार करेंगे। जलकुंभी, कांग्रेस ग्रास, बिलायती बबूल या प्रोसोपस जूली फ्लोरा। उपरोक्त में से कितनी भारत में विदेशी आक्रामक प्रजातियां हैं? ये विदेशी आक्रामक प्रजातियां, इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के, UPSC करती है। जलकुंभी के बारे में तो कई बार आपने पढ़ा होगा, जलकुंभी पर दूसरे एग्जाम में भी प्रश्न बना है। जलकुंभी बिल्कुल एक विदेशी आक्रामक प्रजाति है। कांग्रेस ग्रास भी है, बिलायती बबूल भी है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आते हैं UPSC में, तो लगभग तीनों के तीनों सही हो जाते हैं, तो सभी 3 इसका आंसर हो गया सी। देखिए क्या होती हैं ये ऐसी बाहरी प्रजातियां जो स्थानीय पौधों तथा जंतुओं या जैव विविधता के अन्य पहलुओं को खतरे में डालती हैं, विदेशी आक्रामक प्रजातियां कहलाती हैं। और भारत की कुछ आक्रामक विदेशी प्रजातियों में शामिल है जलकुंभी, वाटर हायसिंथ, ये है। ये देखा भी होगा आपने। कहाँ का स्थानिक है ये? अमेरिका का। और भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा? संपूर्ण क्षेत्र में मिल जाएगा। ठीक है, और समूह में मिलने वाली आक्रामक प्रजाति है भारत में शांत या धीमी गति से बहते जल में प्रचुर मात्रा में मिलती है। दूसरी है कांग्रेस ग्रास। ठीक है, यह है कांग्रेस ग्रास। कहाँ की? स्थानिक है नॉर्थ अमेरिका की, लगभग संपूर्ण भारत में मिलेगी। और समूह में मिलने वाली आक्रामक प्रजाति है कृषि की सामान्य खरपतवार है ये कांग्रेस ग्रास। खरपतवार यानी वेडी साइड। खरपतवार हो गया वेड को खत्म करने के लिए आता है मार्केट में वेडीसाइड, खरपतवार नाशी। खरपतवार क्यों खराब है कृषि के लिए? क्योंकि जो पोषक तत्व हमको कृषि के, जो हमारा मूल पौधा है उसको चाहिए, तो ये खा जाती है सारी। या कोई दूसरा खरपतवार होगा तो वो उसका अपना भोजन बना लेता है, जो मेन पौधा है उसको प्रचुर मात्रा में वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाता। तीसरा बिलायती बबूल या प्रोसोपस जूली फ्लोरा, ये है। कहाँ की स्थानिक है ये? मैक्सिको की है। भारत में संपूर्ण क्षेत्र में मिलेगी। और समूह में मिलने वाली आक्रामक प्रजाति बंजर भूमि, नष्ट हुए वनों की सामान्य खरपतवार है ये। तो सी करेक्ट है, यानी कि तीनों के तीनों ठीक हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी चल रही थी अभी तक, अब ये प्रश्न आ गया है हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। वर्ष 1917 में उन्होंने किसानों को नील की खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करने हेतु बिहार के चंपारण की यात्रा की थी। वर्ष 1918 में सूती मिल मालिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने के लिए अहमदाबाद वो गए।
वर्ष 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया उन्होंने। गांधी जी की बात हो रही है। देखिए, ये तो पढ़कर ही लग रहा है कि ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हैं। डेट देख लीजिए, डेट ठीक है क्या? ठीक है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो इसका आंसर हो गया है C123, मतलब D123। देखिए, वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने किसानों को नील की खेती की दमनकारी प्रणाली के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित करने हेतु बिहार के चंपारण की यात्रा की। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन के लिए सत्याग्रह किया और फसल की विफलता और प्लेग महामारी से प्रभावित खेड़ा के किसान राजस्व का भुगतान नहीं कर सकते थे और मांग कर रहे थे कि उन्हें राजस्व संग्रह में ढील दी जाए। वर्ष 1918 में महात्मा गांधी सूती मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन करने के लिए अहमदाबाद गए। तो पहला भी करेक्ट हो गया ऊपर नीचे, दूसरा भी करेक्ट हो गया, तीसरा भी करेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ष 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट जो हुआ था 1919 में, उसके खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया महात्मा गांधी ने। और इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अनेकों अधिकार दिए। इसने राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे के 2 वर्ष तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का एक काला कानून था रॉलेट एक्ट। 13 अप्रैल 1919 को एक घटना हो गई, जलियांवाला बाग हत्याकांड। हिंसा बढ़ते हुए देख महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने किया था रॉलेट सत्याग्रह, उसी को समाप्त कर दिया, उसी की बात हो रही है। इन सभी टेस्ट की फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस हिस्ट्री चैनल को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। ऑलिव रिडले कछुए के संदर्भ में विचार करेंगे। तीन तीन कथन है यहाँ पर, कौन सा सही होगा इसमें? ऑलिव रिडले टर्टल यूपीएससी के फेवरेट हैं। पिछले 10 से 12 वर्षों में 3 बार प्रश्न किया है ऑलिव रिडले कछुओं पर यूपीएससी ने। देखिए, ऑलिव रिडले कछुए दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वे बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरीवादा कहा जाता है। जो ये घोंसला बनाते हैं उसको अरीवादा कहा जाता है। ऑलिव रिडले कछुए प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। कौन सा इसमें सही होगा? देखिए, इस फोटो को देखकर तो लग रहा है कि पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, छोटू छोटू से हैं सारे। ठीक है, पहला वाला सही है। दुनिया में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में झुंड में रहते हैं। ये अपनी नेस्टिंग के लिए जाने जाते हैं। तो दूसरा वाला भी करेक्ट हो गया, पहला वाला भी करेक्ट हो गया। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। देखिए, ऑलिव रिडले कछुए विश्व में सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये कछुए मांसाहारी होते हैं। ठीक है, उनका यह नाम उनके जैतून के रंग के आवरण के कारण है। पहला वाला सही है। बड़े पैमाने पर घोंसला बनाने के लिए जाने जाते हैं, जिसे अरीवादा कहा जाता है, जहां हजारों मादाएं अंडे देने के लिए एक ही समुद्री तट पर एक साथ आती हैं। तो दूसरा वाला भी सही है। प्रशांत महासागर में, अटलांटिक में, हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं कछुए। तो तीनों के तीनों सही हो गए। अब इनके संरक्षण की स्थिति पर बात कर ली जाए तो IUCN की रेड लिस्ट में ये संकटग्रस्त हैं, यानी इंडेंजर्ड हैं। और जंगली जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के परिशिष्ट वन में शामिल हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो है इंडियन पॉलिटी का। 4 में से गलत है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा विकसित मूल संरचना के सिद्धांत में सही नहीं है? सिद्धांत के संबंध में सही नहीं है। देखिए, इस सिद्धांत को पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 में जो हुआ था, ऐतिहासिक मामले में प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार संविधान की कुछ विशेषताओं को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के मूल संरचना के हिस्से के रूप में लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और कानून के शासन के सिद्धांत शामिल हैं। संविधान की प्रस्तावना मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विकसित जो मूल संरचना का सिद्धांत है, उसके अनुसार संविधान की जो प्रस्तावना है या प्रियम्बल या उद्देशिका, वो मूल संरचना का हिस्सा है। यहाँ लिखा नहीं है, यही गलत है। ऊपर के तीनों फिर सही हो गए। तो डी है इसका आंसर। देखिए, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों पर चर्चा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यानी सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला जो हुआ था 1973 में कहा कि संसद
के पास संविधान के किसी भी हिस्से में उस सीमा तक संशोधन करने की शक्ति है जिस सीमा तक यह संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं करता। न्यायालय ने यह निर्दिष्ट नहीं किया कि वास्तव में मूल संरचना है क्या, लेकिन इस संबंध में मामले दर मामले विकास होता रहा और सिद्धांत में नए प्रावधान जुड़ते गए। विभिन्न निर्णयों के माध्यम से न्यायालय ने न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, कानून के शासन, संघवाद आदि जैसे प्रावधानों को मूल संरचना का हिस्सा बनाया गया। देखिए, केशवानंद भारती मामले में प्रस्तावना को या उद्देशिका को या प्रेम्बल इंग्लिश में संविधान के एक भाग के रूप में घोषित किया गया था। और एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले में यह माना कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की मूल संरचना को इंगित करती है। तो चौथा वाला गलत है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 और ये अंतिम प्रश्न है। और प्रश्न है डोल्ड्रम पेटी। डोल्ड्रम पेटी कहाँ पाई जाती है? ये अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींच दो। एक रेखा यहाँ पर है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, और यह है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, ये 0 डिग्री हो गई। तो जो डोल्ड्रम है वो यहीं पाई जाती है, भूमध्य रेखा के दोनों ओर, दोनों गोलार्धों में। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध हो गया, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध हो गया, तो भी है इसका आंसर। देखिए, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक निम्न वायुदाब पेटी होती है। यहाँ पवनें शांत होती हैं, इसे शांत पेटी या डोल्ड्रम कहते हैं। तो याद रखिएगा, डोल्ड्रम इक्वेटर के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांशों तक, ऊपर भी नीचे भी। तो 10 प्रश्न ऐड किए गए थे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सप्लेनेशन। प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।